नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं खास पेशकश देश का सवाल। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। दिन उंगलियों से भी कम बचे हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सभी सीटें 11 जिलों में आती हैं। अब पश्चिमी यूपी की सत्ता तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता सभी को दिख रहा है, तो सभी पार्टियां इस वेस्ट यूपी में अड्डा भी जमा चुकी हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन के मुद्दे को फिर से उठाकर विपक्ष पर हमलावर हैं, तो किसानों को भी साधने की जुगत भिड़ा रहे हैं। अलीगढ़ में अखिलेश जयंत की जोड़ी अपने पक्ष में वोट की अपील कर बीजेपी को निशाने पर ले रही है, तो प्रियंका भी पीछे नहीं, अलीगढ़ में ही डोर टू डोर कैंपेन में लगी हुई हैं। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी पश्चिमी यूपी में अपनी पार्टी को जमीन तलाशने के लिए नजर आ रहे हैं। मुस्लिमों के हिमायती होने का दावा करने वाले ओवैसी लगातार मुस्लिम कार्ड भी खेल रहे हैं। खुद पर हुए हमले को भुनाने की कोशिश में भी लगे हैं, ताकि जनता की थोड़ी बहुत सिंपैथी को वोट में भी बदला जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब किसान। राजनीतिक दल तो एक्टिव हैं, कभी दंगे और कभी किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों का फैसला क्या होगा? पश्चिमी यूपी के किसान आखिर किस तरफ जाएंगे? क्या कृषि कानूनों की नाराजगी को भुलाकर किसानों का समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा, या फिर किसानों ने इस चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाने का मन बना लिया है? ये चार तस्वीरें, सारा एहसास, सारी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखते हुए, वहीं सत्ताधारी बीजेपी कैराना के मुद्दे पर फिर से ध्रुवीकरण कर हिंदुओं के वोट विपक्ष के पाले में जाने से क्या रोक पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, जो अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन होंगे। लेकिन उससे पहले आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गजों के विरोधियों पर दिए गए बयान को सुनवा देते हैं। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। इसमें क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आई। हमको मुसलमान का वोट चाहिए, हमको जाति का वोट चाहिए, उस जाति का वोट चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। अगर राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। कानून व्यवस्था मेरे मैंने का चुस्त दुरुस्त हो। विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता जब तक कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त ना हो। और यदि मैं कहूं जब होगा कानून का शासन तब करेगा विकास योगासन। जब होगा कानून का शासन तभी विकास करेगा योगासन। योगासन 84 होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में विकास 84 में से 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है और उस योगासन का नाम है शीर्षासन।
ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है, आने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल देंगे लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिमी यूपी में सारा दारोमदार किसानों पर ही टिका है। शामली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम योगी के गर्मी उतारने वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि योगी जी बिजली का रेट कम करें तब गर्मी कम हो जाएगी। भाई पता नहीं, हम जाति की तो राजनीति हम करते नहीं और किसानों से बात नहीं कर रहे। किसानों से बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा के बराबर आ रहे, बार बार हरियाणा के उसको टच करके जा। हरियाणा का बिजली का रेट भी एक बार देख लेते क्या है किसानों का। वहां 15 रुपए हार्स पावर है। आज आपसे मिलेंगे तो जरूर करना कि हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए है 12 की बिजली। तो ये अंतर क्यों है? क्या खट्टर इनसे मजबूत है? योगी जी से मजबूत है क्या खट्टर साहब? अरे गर्मी कैराना में और मुजफ्फरनगर में भाई ठंड करवाए दो, बिजली के रेट कम कर दो। बिजली के रेट से होगा, बिजली के रेट से गर्मी और सर्दी बिजली के रेट से होगी। वैसे नहीं होने की, जवानों से कुछ नहीं होना, कर्म करने पड़ेंगे। राकेश टिकैत ने अपने अंदाज में जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अलीगढ़ में प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका अलीगढ़ में प्रचार कर रही हैं, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर कहते हैं आरएलडी और सपा बहुत ज्यादा दम की बात करते हैं और बीजेपी भी। लेकिन इन चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पिछली बार से ज्यादा एक्टिव है। ओवैसी ने अपने ऊपर कल हुए हमले में बीजेपी सरकार से इंसाफ की मांग की है। इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इंसाफ मांग रहे हैं बीजेपी सरकार से, लेकिन मेरा यह मानना है कि कानून अपना काम करेगा और इंसाफ ऐसी स्थिति में जरूर सामने आना चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस शांति प्रिय तमाम तरीके से हो रहे प्रचार में कौन ऐसा है जो इतना बड़ा खलल डालने की कोशिश करा। लेकिन मेरे साथ मेरे तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं जिनसे चर्चा के लिए अब मैं आगे जाना चाहता हूं। आनंद दुबे मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ गए हैं। आनंद भाई, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, आपकी मुस्कान आपकी पहचान है, लेकिन तल्ख सवाल होंगे और आपके जवाबों से हम भी नहीं डरेंगे। स्वागत है आपका भी सुरेंद्र भाई। हमारे साथ शामिल होने के लिए डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, एआईएमआईएम स्पोक्स पर्सन। पवन भाई, आपका भी स्वागत है। अमित जमाई भाई मेरे साथ हमेशा जुड़ रहे हैं, आजकल समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। और मेरे वरिष्ठ आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे इस पूरी चर्चा में अपने अनुभव का निचोड़ रखने के लिए। मैं सबसे पहले आनंद दुबे भाई आपके पास आना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट स्विंग है वो 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मूड स्विंग क्या कहता है? सच सच बताइएगा। देखिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो बहुत ही स्पष्ट है और आईने की तरह साफ है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों की सेवा की है। हमने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का काम किया है। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश को किस तरह से
अपराध का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता हाल थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी। इन सभी चीजों पर हमने काम किया। साथ साथ हमने लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का भी काम किया। 70 सालों में जिन मां बहन बेटियों को शौचालय नहीं मिला था, मकान नहीं मिला था, गैस का चूल्हा नहीं मिला था, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला था, वो देने का काम किया। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश में तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का काम किया, डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में निवेश का काम किया। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से हमें अपना स्नेह, हमें अपना प्रेम, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। और 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही होगी। जहां तक बात रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन हासिल होता रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नहीं बल्कि अपने सूची की चार्जशीट जारी की है, इसको देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग फिर से एक बार ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिर से 2017 के पहले वाली स्थिति जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहती है। और लोग उन भयावह तस्वीरों को नहीं भूल रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी में हुए विकास को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो उनको ठीक है आनंद भाई, ठीक है आनंद भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं मॉडरेटर के तौर पर शुभकामनाएं दे सकता हूं क्योंकि मैं आप में से किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आप जैसे तमाम बातें यहां पर कह रहे थे, मुझे यह लगा जैसे समाजवादी पार्टी अगर ऐसे उम्मीदवार जिनको आप कह रहे हैं जिनकी वजह से आपको एज मिल रही है, अगर वो लिस्ट नहीं देती तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती। खैर, अमीक भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमीक जमे भाई। अमीक भाई, सवाल आपसे भी वही मैं रखूंगा कि जो वोट स्विंग है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन मूड स्विंग आपको क्या लग रहा है? सच सच आप भी बताएं। देखिए, किससे छिपा हुआ है ये बात कि इस हफ्ते के जो शुरुआत थी, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान विश्वासघात दिवस मना रहा था। हम ये कह रहे हैं कि किसान तो इस देश का है, ना बीजेपी का है, ना सपा का है, ना कांग्रेस का है, लेकिन विश्वासघात दिवस क्यों मना रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे तीनों कानून के मामले में जब वापसी लेने का ऐलान किया था तो उनसे एक वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बैठक बुलाएंगे, उसमें आपको शामिल करेंगे और आपकी तीनों जो समस्या है उसका निस्तारण जो है हम बैठ के करा देंगे। और किसानों ने उनके ऊपर भरोसा किया और 1 महीना क्या उससे ऊपर की बात हो गई। उन्होंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा, आज वो मथुरा में है, हमारे माननीय जैन साहब, माननीय अखिलेश यादव जी। देखिए, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा भारतीय जनता पार्टी का। आखिर हम ये पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? किसानों ने जब आंदोलन करना चाहा, वो लखनऊ आना चाहा, बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था बक्कल ताड़ लेंगे, लखनऊ आओगे तो चमड़ी उधेड़ लेंगे। ये वो सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितने किसान शहीद हुए? अब सवाल ये है कि 2 किसानों के बेटे, 2 नौजवान लीडर उत्तर प्रदेश के लिए एक एजेंडा लेकर जाना चाहते हैं। एजेंडा क्या है? नंबर 1 ये है कि हम सरकार में आने के बाद फौरन जो है हम एमएसपी का जो गारंटी का कानून है उत्तर प्रदेश की सतह पर हम लाएंगे। दूसरा ये है कि जो बिजली है, क्योंकि जो किसानी का संकट है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गहराया हुआ है, जो सिंचाई का बिजली है पूरी तरीके से उनको हम राहत देने का काम करेंगे। तीसरा ये है कि जितने किसान शहीद हुए, बाबा मुख्यमंत्री की आज से आज तक हिम्मत नहीं हुई, उनकी आंखों में वो ताकत नहीं आ पाई कि वो किसान परिवारों के उत्तर प्रदेश में जाके मिलकर आते। हम ये कह रहे हैं कि जो 25-25 लाख रुपए अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनके परिवारों को देकर समाजवादी सरकार किसानों के साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये जो किसान है ना पूरे देश को खिलाता है, राजा को खिलाता है, रंग को खिलाता है, मुझे खिलाता है, आनंद भाई को खिलाता है, पवन जी को खिलाता है, हमारे मेहता साहब को खिलाता है। लेकिन इस किसानों के बारे में कौन सोच रहा है? अखिलेश यादव जी के बारे में एक बात जो परसेप्शन में बहुत तय है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको विश्वास है कि ये जो सरकार बनने वाली है ये किसानों के नेतृत्व की सरकार बनने वाली है। ठीक है अमीक भाई, साइकिल दौड़ेगी आपका यह कहना है। मैं इस वक्त बात काटने के लिए अभी नहीं बैठा हूं। फिलहाल मेरे दर्शक आप लोगों के जो भी स्पष्टीकरण हैं, जो भी बातें उन्हें सामने रखें। सुरेंद्र भाई राजपूत की तरफ मैं रुख करूंगा। अब सुरेंद्र भाई कहते हैं कई बार रीड बिटवीन द लाइंस,
जो कुछ लिखा है उसके बीच में कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है और दिख नहीं रहा। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को गिराकर सत्ता पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो एक लंबे वक्त से इंतजार कांग्रेस को भी है। ये रीड बिटवीन द लाइंस आपके हक में कितना हुआ जाता आपको दिख रहा है? क्या आपको मूड स्विंग इस वक्त लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ दिख रहा है? राजीव भाई बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है इरशाद, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। हम लोग तो इस कुशासन से लड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, और हमें वहां पता चल रहा है कि जनता इनके झूठी बातों से परेशान है। जनता को कहा गया था 70 लाख रोजगार, नहीं दिए। थार की मार से किसानों को मारा गया, खाद की कमी से किसानों को मारा गया, 750 किसानों को शहीद किया गया, किसी से बात नहीं की गई। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ा विषय है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि 400 रुपए क्विंटल गन्ने को हम देंगे, लेकिन 400 रुपए क्विंटल छोड़िए, 5 रुपए क्विंटल इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं, माताएं, बहनें असुरक्षित हैं। हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, लखीमपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, और उसके बाद उनकी लाशों को डीजल और पेट्रोल से जला दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं। 8-8 पुलिस वाले एक साथ मारे जा रहे हैं। सुबोध कुमार सिंह मारे जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी मारे जा रहे हैं, मनीष गुप्ता मारे जा रहे हैं, विवेक तिवारी मारे जा रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो राम राज्य ला दिया। अगर ये राम राज्य है या रावण राज्य है, इस चीज को बताना पड़ेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी उस भिखारी की तरीके से भीख मांग रही है अपने जख्मों को दिखा करके, मुजफ्फरनगर के, जिसको भीख उसके जख्मों पे मिलती है, भिखारी को नहीं मिलती। हमेशा कभी कैराना की बात करेंगे, कभी मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। पिछले 5 साल हो गए, जख्म भर चुके हैं। अब जनता आपके वादे और आपके इरादे जो हैं उसको नापेगी। ठीक है, ठीक है, आपको बताएगी, पूछेगी आपसे कि क्या है, क्या आपने दिया, क्या आपने डिलीवर किया। ठीक है, ठीक है राजपूत साहब, ठीक है। सुरेंद्र भाई, आपने अपनी बातें रखी। आपने कहा उस भिखारी की तरह इस वक्त बीजेपी है जो अपने घाव के पैसे ले रहा है, घाव की भीख ले रहा है, भिखारी को कुछ नहीं मिल रहा। नोट करते चलिए आनंद दुबे भाई, आपको एक साथ मौका दूंगा क्योंकि सबके जवाब आपको देने होंगे। तंज आप ही की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर पवन राम अंबेडकर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आलोक मेहता जी भी मेरे वरिष्ठ जुड़े हुए हैं। पवन भाई, आपको क्या लग रहा है इस बार, जैसे सीमांचल में बिहार के एआईएमआईएम ने एक साथ 5 सीटें जीतकर कांग्रेस के जो आंकड़े हैं उसको वहां पर पलट दिया था। कांग्रेस ने जितनी सीटें ली उतनी बिहार में वो सीटें नहीं निकाल पाई, लेकिन आप 7 में से 5 निकाल गए। क्या वही सब यहां भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में? राजीव भाई, मैं अपनी बातों को कहना चाह रहा था, लेकिन आपने डायरेक्टली कांग्रेस से कनेक्ट कर दिया है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो घटना आदरणीय ओवैसी साहब के साथ हुई है वो बहुत ही निंदनीय है जी। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की जो सरकार है उसकी कलई खोलती है। और ये कहते हैं, जो योगी साहब कहते हैं, आदरणीय योगी साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे माफिया भाग गए हैं, ये उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। योगी साहब, उत्तर प्रदेश नहीं छोड़े हैं, ये आपकी बगल में है। एक कोई दाएं है और एक कोई बाएं है। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर प्रचार करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश से खाली कर चुके हैं। जो घटना हुई है भाजपा की नीतियों की कलई खोलने का काम करते हैं। अभी आप ये देखने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, हमने बहुत बड़े काम किए हैं। और क्या काम किया है इन्होंने? रोजगार के नाम पर अगर बेरोजगार अपनी आवाज उठाता है तो ये लाठियां देते हैं। अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाती है अपने हक और अधिकार के लिए तो ये लाठी देने का काम करते हैं। डॉक्टर्स अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो ये लाठी देने का काम करते हैं। इन्होंने पुलिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने का काम किया है। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 साल में कोई दंगे नहीं हुए।
प्रतिदिन दंगे हुए हैं, पुलिस ने लाठी मार मार करके जो है इस उत्तर प्रदेश की जनता को लहूलुहान किया है। अभी ये क्या घटनाएं चल रही इसको आप देखना चाहेंगे। आपने राजीव जी कांग्रेस से जोड़ने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, अगर ये कांग्रेस ना होती तो भाजपा की ये जो आज काम कर रही है ना, भाजपा इस स्तर पर ना होती। कांग्रेस ने ही उत्तर प्रदेश ही ने पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया। कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस ने एक नारा और भी दिया। सुरेंद्र भाई नोट करते रहिए, आपके पास आऊंगा इस जवाब के लिए, थोड़ा वक्त दीजिए, आपके पास आऊंगा सुरेंद्र भाई। उत्तर प्रदेश ने गुजरात में मुसलमानों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। 1980 में मुरादाबाद में गोली चलवाने का काम किया। 1984 में सिख दंगे करवाने का काम किया। कांग्रेस ने ही इस देश में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति स्थापित करके धर्म के नाम पर लकीर की। पवन भाई, चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में है, किसानों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वहां पर आ जाते तो बेहतर। ठीक है पवन भाई, मैं आऊंगा। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने कांग्रेस का पूरा इतिहास और सब कुछ निकाल के रख दिया। पवन भाई आ रहा हूं, आलोक मेहता जी का रुख करता हूं, आलोक मेहता जी का रुख करता हूं। पवन भाई आऊंगा, वक्त है अभी। आलोक सर, ये कोरोना काल में एक तरीके से तीसरी लहर, ओमिक्रॉन का डर है, और चुनाव आयोग के कुछ ऐसे कदम हैं जो शायद आगे आने वाले भविष्य के इन चुनावों के लिए एक राह तय कर रहे हों। उसमें सभी को बंधन है, सभी आगे निकलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा है 11 जिलों की 58 सीट के लिए। क्यों इतनी ज्यादा गर्मी दिख रही है आलोक जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पवन भाई आता हूं, पवन भाई सादर निवेदन, आता हूं। आलोक जी, राजीव जी अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में संविधान का ठीक है। रामराज की बात नहीं करेंगे। पवन भाई, बाकी प्रवक्ताओं की तरह अगर आप भी थोड़ा इंतजार कर लें तो आपके पास आएगा मौका। मैं वन साइडेड डिबेट नहीं रखना चाहूंगा, मैं सुरेंद्र भाई के पास भी आऊंगा। ये उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव हैं। एआईएमआईएम ने अभी बिहार के सीमांचल में ही सफलता हासिल की है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आलोक सर, देखिए, ये नाराजगी इस समय पूरा सर्दी के बाद भी जो गर्मी है, निश्चित रूप से चुनाव 4 दिन बाद होने वाला है जी, और अंतिम क्षणों में मेरा ऐसा मानना है, और बिल्कुल सही जैसे कहा गया, जिन्होंने जैसा बोया वैसा काटेंगे। मैं हर पार्टी पे लागू होता है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे सुरेंद्र राजपूत जी को हम देख रहे हैं ना, वर्षों से आप और हम भी देख रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। यदि जहां पर बीजेपी के लोगों ने काम किया, जहां प्रियंका जी ने जितना सक्रिय हुई है, या ओवैसी साहब आए हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हुई, सलमान खुर्शीद जैसे नेता थे, 650 करोड़ रुपया खर्चा ही नहीं किया सेंट्रल बजट का भी। तो ये सबकी समस्याएं तो है। और किसानों का, जैसे आपने कहा, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहे हैं, उस समय से शुरू होकर के मैं जरूर निवेदन करूंगा सब, इसलिए कि जहां स्थानीय विधायकों ने काम नहीं किया, आज भी कई लोगों से मेरी बात हुई है और हमारे चैनल में भी दिखाया गया है, इंडिया न्यूज में दिखाया गया है, कि जब इस लोगों की नाराजगी यदि प्रियंका जी से नहीं है, यदि मोदी जी से नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक से है जी, ये सबसे गंभीर संकट जवाबदेही। देखिए, ये इतना भारत का गांव का जो वोटर है वो अब समझदार हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो उसके तो वोट मिलेगा। यदि उसके अकाउंट में 6,000 रुपया नहीं गया, यदि गन्ना किसानों को पहले यदि 5 साल बकाया था, यदि 1 साल का मिल गया तो कुछ संतुष्ट होगा। जिसको 6,000 रुपया कहा गया, जिसके घर में गैस आ गई, वो शायद संतुष्ट भी होगा। इसलिए मैं आज भी जोर दूंगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों। इंदिरा गांधी कहती थी, भाई अपने जिले में काम करो पंचायत में। जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको सबक जनता जरूर सिखाएगी। हर पार्टी के लिए लागू होता है। ओवैसी साहब भी अब आए हैं। देखिए, मैं आप यदि आंध्र में भी गया हूं, तेलंगाना और हैदराबाद, वहां पर क्या स्थिति है, वहां भी सरकार में तेलंगाना में समर्थन देते हुए वो अपने को मुख्यमंत्री वहां बनवा लेते, तो आज कितना फायदा उस इलाके के अल्पसंख्यकों को कर सकते। साइनिंग अथॉरिटी तो होते ओवैसी साहब के लोग। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि सत्ता में रहें, लेकिन हम कुछ जितना है विस्तार कर लें। अखिलेश यादव जी ने जो कोशिश की, उस समय की समस्या जहां, इसलिए तो आज जयंत चौधरी समझौता करना पड़ा। देखिए, चौधरी चरण सिंह की विरासत का ही फायदा मिल रहा है। जयंत चौधरी बीच में 2 बार, उनका भी एक बार जीते, एक बार हारे। अजीत सिंह जी अब नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जो काम किया था 70 के दशक में, वो मुख्यमंत्री भी थे, बाद में देश के केंद्रीय मंत्री थे, प्रधानमंत्री हुए, उसका खा रहे हैं। ये सबक हमारे सारे यदि
लोग समझ लेंगे तो हमें आपको बहस नहीं, हमें कहते हैं आप किसके साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने इलाके में काम करने को उसको करिए। पंजाब में जिस तरह की सिरफटोल कांग्रेस में हो रही है, कल जाने वाले राहुल गांधी, वहां तो मैं सिद्धू ही कर रहे हैं, कह रहे हैं बेईमान है, तुम बेईमान को बना रहे हो, हाईकमांड कमजोर को चाहता है, ये भी संदेश जाएगा। गनीमत है कि यहाँ पर ऐसा कोई कहने वाला नहीं है किसी पार्टी में। अखिलेश जी को भी, परिवार में भी कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पर है। जो आरोप पहले होते थे, हाँ, आजम खान जैसे लोगों को लाने के बाद जो कहते हैं, इनका वीडियो है, अपने इंडिया न्यूज पर भी दिखाया गया, वो कहता था कि इनकी बेटी बहनों पर जब अमर सिंह के जब डाला जाएगा तेजाब तब पता चलेगा। ऐसे क्रिमिनल्स को आपने उम्मीदवार बनाया है, उससे अखिलेश जी की क्रेडिबिलिटी गिरती है। नुकसान अपने जो नीचे के लोग हैं उन पर कंट्रोल रखने का जुर्म किसका है? चैनल का, अखबार का, किसका है? इन्हीं लोगों का है, जिसकी वजह से मतदाता समझदार है। इसीलिए आजम खान को वोट चाहे दे ना दे, मजबूरी में दे, लेकिन लोगों में नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका भी असर पड़ेगा। लोगों में नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसका भी असर पड़ेगा। और इसमें साफ बात यह कि कोई भी ये ना समझे कि वो खुद को अपरिहार्य समझ रहा है, वो एकदम जरूरी हो गया है। जनता आज का वोटर सर, क्या मैं यही समझूं कि उसे फर्क करना बहुत बेहतर तरीके से आ गया? इससे पहले कि मैं हेडलाइंस पर जाऊं, संक्षेप में आप मुझसे ही कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने कहा जनता समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार है। राजीव जी, जिसके घर में बिजली का एक बल्ब आया है वो खुश भी हो सकता है, जिसका अंधेरा है वो नाराज हो सकता है। इसलिए जनता अब गांव-गांव में जो पहुंचा है, मीडिया नहीं, उनमें जागरूकता आई है। हर घर में जिसको जो जरूरत है यदि वो मिलता है तो उसे उतने में संतोष होता है। ऐसा नहीं उसको 10 लाख रुपया नहीं चाहिए, उसको वो 5,000 रुपया चाहिए जिससे कि उसको वो अनाज मिला। पूरे कोरोना काल में जिनको अनाज मिल गया वो उससे संतुष्ट हो गया। इस बात को ध्यान, चाहे हो सकता है कांग्रेस ही ने पहुंचाया हो जी। गौतम गंभीर ने यदि दिल्ली में कहीं किसी को पहुंचाया होगा दवाई या खाना तो उसको भी लाभ है, और किसी ने गांव में पहुंचाया उसको भी लाभ। मतलब आपका संकेत साफ है, जो काम करता हुआ जनता के नजदीक दिखा है जनता उसे याद करेगी। मैं लौट के आता हूं, आनंद दुबे बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं उन्हें जवाब देने, क्योंकि आरोप उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लगे हैं। मैं हेडलाइंस लेकर लौट कर आता हूं। देश के सवाल में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उन 11 जिलों की 58 सीटों की, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के पहले फेज के चुनाव में वोटिंग की शुरुआत होगी। जनता किस तरफ जाएगी? वोट स्विंग, मूड स्विंग के बीच में फंसी हुई राजनीतिक पार्टियां आखिर क्या उम्मीद लगा रही हैं? तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बड़े सारे आरोप लगे। आनंद भाई, जवाब दे सकते हैं, फ्लोर आपका है। थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा, जरा कई लोगों को जवाब देने। ठीक है, देखिए, अमीर भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा बिजली, किसान और तमाम बातें की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आज वो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गांवों में एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में बिजली आती थी। मैं भी उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और जी, आपने किसान बिल वापस क्यों लिया, उसका क्या कारण है? पवन भाई जवाब दे लेने दे, आ रहा हूं, जवाब दे लेने दे पवन भाई, जवाब देने ने, जरा पूरा हो जाने। बिजली फ्री नहीं, किसान बिल वापस क्यों लिया, उसका क्या कारण है? आप बताएंगे? कितने इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आए हैं, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है? पवन जी देखिए, पवन जी विनम्र निवेदन है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब बैठे हैं, अमीक जमई बैठे हैं, आलोक मेहता जी बैठे हैं। ये सब आज देखिए चौराहे पर नहीं है, चौराहे पर नहीं है। मानिए पवन जी, आप भी समर्थ हैं, मैं भी समर्थ हूं, मेरे साथी पैनलिस्ट बहुत बेहतरीन है। सुन ले जवाब। आनंद दुबे, पवन जी प्लीज सुन ले, आप तक आऊंगा मैं। चर्चा को डिरेल मत करिए इस तरीके से। आनंद दुबे, आप जवाब दें। राजीव भाई, नहीं, इनको भाई कितने विश्वविद्यालय बने हैं? कितने विद्यालय बने प्राथमिक, कितने इंटरमीडिएट कॉलेज बने हैं, कितने आपने अस्पताल का निर्माण कराया? पवन जी, अभी जिन सवालों को आपने खड़ा किया, ईश्वर के लिए कम से कम उनका जवाब देने का मौका तो दें। सभी प्रवक्ता इस बात को नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। आनंद दुबे, आप अपना जवाब पूरा करें। कम से कम यहाँ पर सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब बैठे हैं, मेरे साथ कई चर्चाओं में शामिल हुए हैं, और उनका संयम देखते ही बनता है, कम से कम उसको तो देखें विपक्ष के नाते। अब मैं बोलूं? आनंद भाई, आप पूरा कीजिए। एक ही जी, सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। उनकी आवाज बंद करिए भाई, क्या है? मैं क्षमा चाहता हूं पवन जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। डिबेट में आपके उठाए गए सवालों का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो किस बात की आप ही सुनते रहेंगे। आनंद भाई, आप पूरा करें, मैं निवेदन कर रहा हूं पवन जी से। जी, इन्होंने कहा कि बिजली
ये इनकी सरकार थी। गांवों में 6 घंटे दिन में और गांवों में 6 घंटे कभी रात में, मतलब 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो चंदा लग लग के ट्रांसफार्मर बदला जाता था। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश में बनारस जैसे शहरों में 8 घंटे अघोषित बिजली की कटौती थी। आज ये कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसके बाद इन्होंने किसानों की बात की। गन्ना किसानों की हालत इनके समय में क्या रही, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में औने पौने दामों पर चीनी मिलें बेच दी गई, बंद कर दी गई। हमने 21 चीनी मिलों को चालू करने, उनको उनके आधुनिकीकरण का काम किया। पिपराइच, मुंडेरवा और रमाला में नई चीनी मिल लगाने का काम किया। इसके अलावा 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। 10 साल में बसपा और सपा की सरकार ने मिलकर 221 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। हमने 4 साल में 218 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। धान भी इसी तरह इन लोगों ने 238 लाख मीट्रिक टन खरीदा, हमने 214 लाख मीट्रिक टन खरीदा। मैं और आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। इसके अलावा गन्ना किसानों का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमने भुगतान करने का काम किया और 96% से ज्यादा उनका भुगतान हो चुका है। इसके अलावा 46 साल से लंबित बाणसागर परियोजना सहित 13 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम हमने किया। अगर इनको किसानों की चिंता थी तो इनको इन परियोजनाओं को शामिल करने का पूरा करना चाहिए था और 12 परियोजनाएं पूर्ण होने की कगार पर है। इसके अलावा 15 नई सिंचाई परियोजनाएं हमने शुरू की हैं। और मैं बताऊं, ये कहते हैं अखिलेश जी वादा करते हैं और उसको निभाते हैं। 2012 से पहले इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और जब सरकार चुन के आई तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने भूमि विकास बैंक से कर्ज लिया है सिर्फ उनका कर्ज माफ करेंगे, वो भी 50,000 रुपए। और चलिए जवाब ले लूं, अमीक जमाई केवल वायदे हैं, आपके भी वायदे हैं। बोलना आता है पवन जी, आनंद जी, मैं ये कह रहा हूँ, कितने विश्वविद्यालय बने हैं आप ये बताइए, कितनी स्मार्ट सिटी आपने बना दिया है, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है, कितने सांसद ग्राम जो है बन गए हैं, आप बताइए। यहाँ पर आकर सांप्रदायिकता फैलाने वाले असूद यूनिवर्सिटी। पवन जी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है मुझे आपसे सवाल नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप हर सवाल के जवाब में अपना जवाब दे रहे हैं। अमीक जमाई सुन रहे हैं, उनके पास अभी समय कम है, या तो मेरा सवाल आप तक आए ना। अमीक भाई आप अपनी आवाज रखिए। मैं विनम्र निवेदन पीसीआर से करूंगा कि अगर पवन भाई का कुछ देर के लिए माइक ऑडियो कम किया जा सके। अमीक भाई जवाब दें। अमीक भाई शब्दों में खेल रही है समाजवादी पार्टी भी, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर उन्होंने इतना काम किया था तो क्या बात है कि हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं वो इन सारे कारनामों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? जिक्र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था 2017 में पहले पन्ने पे कि सरकार आते ही एमएसपी देंगे और दोगुना दाम देंगे फसलों का। आप जानते हैं विश्वासघात किया इन्होंने कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने जो है धोखा दिया। उत्तर प्रदेश की जितनी स्टेट ओन यूनिवर्सिटियां हैं, एक जाति के, जिसमें आनंद दुबे भी नहीं आते हैं, एक जाति के 99% वाइस चांसलर हैं। तो आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल की। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने पोल खोल दी संसद के अंदर कि जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा था वो 50 लाख भी नहीं दे पाए। तो आज मुद्दा यह है कि चाहे इलाहाबाद में आपने नौजवानों के पे लाठियां भाजी, आपने पटना में उनको मारा, उनके ऊपर दमन किया, घरों में घुस के आपने मारा, हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवान परेशान है क्योंकि आपने जितने एग्जामिनेशन कराए सारे पर्चे लीक हुए। शिक्षा मित्र ने 6,000 शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश में आत्महत्याएं की हैं। आनंद दुबे जी, आपको गरीबों का तो दुख नहीं बताया ना कि उनके साथ क्या हुआ है। योगी जी ने कहा था कि जो शिक्षा मित्रों का जो दुख है ना वो मेरा दुख है। इसीलिए हमने माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय जयंत साहब ने, हम लोगों ने तय किया कि पहला कैबिनेट में 25 लाख नौकरी आईटी सेक्टर में देंगे। उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला। आलोक मेहता जी जानते हैं कि यूपीए 1 में जब नरेगा आया था तो उसकी ड्राफ्टिंग की बहुत चर्चा हुई थी। उसी ड्राफ्टिंग के बेसिस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत देश के लोगों को इकट्ठा करके शहरी युवा रोजगार गारंटी एक्ट का ऐलान किया है और हम इस सरकार में पूरे देश में नजीर कायम करने जा रहे हैं कि भाई युवाओं के बारे में कौन सोचेगा। आप उनको चाहते हैं कि उनके हाथ में बंदूक थम जाए, उनके हाथ में लाठी थम जाए, लेकिन आप उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। आप गर्मी निकालना चाहते हैं,
चलिए ये बता दीजिए अमीर भाई, ये बता दीजिए इन युवाओं को ये नौकरी मिल कब तक जाएगी? चलिए ईश्वर, मैं आपके साथ हूं, चलिए आपकी दुआएं हैं कि आपकी पार्टी की सरकार आ जाएगी, आप कब तक कर देंगे? युवाओं को संदेश दे दीजिए, 2 महीने 3 महीने कितने दिनों में कर देंगे? उत्तर प्रदेश के युवाओं को और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो लोग हैं उनको मैं बहुत साफ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी एचसीएल ले आए, हजार युवाओं को वहां पे नौकरी मिली। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं में ताकत है, उनके माँ बाप ने, मजदूर किसानों ने उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि अगर उनको मौके दिए जाएं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा जो शिक्षा मित्रों का मामला है, चाहे वो 108 में ड्राइवर्स का मामला है, और एमएसपी गारंटी की जो बात है, जो किसानों के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पहली कैबिनेट में आप कर देंगे। यानी बहुत ज्यादा 15 दिन के अंदर ये चीज हो जाएगी। मैं सुरेंद्र भाई राजपूत मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाई राजपूत, आरोप तो आपके ऊपर तमाम लगे हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप हैं, लेकिन पहली कैबिनेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे। सुरेंद्र भाई, राजीव भाई देखिए, देश को बनाने का काम ही कांग्रेस ने किया है, तो अगर कुछ कमियां रही हैं तो उसकी शिकायत भी कांग्रेस से ही होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो बनाया है वो भाजपा बेच रही है, वो भी आपके सामने है। एक मैं एमआईएम के लिए और भाजपा के गठजोड़ के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये जो एमआईएम वाले और भाजपा वाले एक दूसरे की गलबैयां कर रहे हैं ना, ये जनता सब देख रही है, और जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये भी जनता देख रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और सारे के सारे सीएससी और पीएससी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आलोक मेहता जी कर रहे, अरे भाई बीच में जो भी, अब ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। डॉक्टर पवन अम्बेडकर, प्लीज, कहीं ना कहीं डॉक्टर पवन अम्बेडकर उन्होंने बहुत खामोशी के साथ सुना बोल रहे हैं, वो आपके आरोपों को भी खामोशी से सुन रहे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। जवाब तल्ख होते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं, ये गलत है। ये असदुद्दीन ओवैसी का कोई चमचा कर सकता है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कोई चमचा है जो कि भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के ये काम कर रहा है। अब तो आनंद दुबे आपको आना पड़ेगा, अब मैं नहीं रोक पाऊंगा। चाटुकार है ये आदमी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के काम कर रहा है। आनंद दुबे पैसा लेकर भेजा है, डॉक्टर पवन अम्बेडकर आप पैसा लेकर आए क्या? बोलने दे रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं आप पैसा लेकर आए, बदतमीज है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जी। अब आ जाइए आलोक मेहता जी के ऊपर। आलोक मेहता जी हमारे बड़े हैं, हम सब उनको पढ़ करके बड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी ने कहा जिसने काम किया होगा वो बिल्कुल सही है। आलोक मेहता जी, जो 5 किलो राशन है ये राइट टू फूड की वजह से है, ना कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कारकुन अपने घर से दे रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसका जो जनता है वो भूखी ना रहे। शौचालय जो दिए हैं सरकार के पैसे से दिए हैं, शौचालय का। सुरेंद्र भाई मेरे ख्याल से आलोक जी कह रहे थे कि जहां जहां जो सरकार है, आपको बता दें, हर एक ने कोशिश की और जिसने पहुंचाया उसे रिटर्न मिलेगा। आतंकवाद के नाम पर डॉक्टर पवन अम्बेडकर आ रहा हूं, प्लीज पूरा कर लेने दीजिए। जिस तरीके से पंजाब की बात हुई है जी, जिस तरीके से पंजाब की बात हुई है, अगर आपको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का फ्रैक्चर्ड हाउस नहीं नजर आता? बिल्कुल आता है। केशव मौर्य नहीं नजर आते आपको अमित शाह और योगी की दूरी नहीं नजर आती? योगी को जो गोरखपुर मठ भेज दिया गया वो नहीं नजर आता आपको? उसके ऊपर भी तो थोड़ा सा विचार डालें, प्रकाश डालें। आलोक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का हाउस यूनाइटेड है? आज की डेट में 325 टुकड़ों में बटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का हाउस। एक एक विधायक जूता लेकर के इंतजार कर रहे हैं जनता कि कहां कौन विधायक आए और उसकी पूजा की जाए। आनंद भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जी आप 325 टुकड़ों में बढ़कर लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। के साथ आपसे पूछना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी, लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में बटी हुई है। दरअसल आपकी सोच जो है
वो कुछ कुछ आपकी मैंने पार्टी आपसे से नहीं इतना पूछा ज्यादा सर, प्रभावित हो मैंने गई तो है। आलोक मेहता जी के समक्ष रखा है ये प्रश्न। हाँ भाई, हम तो मानते ही हैं सर टूटे हुए हैं, इसमें कौन माने नई बात है। हम तो कह रहे हैं उनके विधायकों ने काम नहीं किया तो वो उनको नहीं मिलेगा। यही तो जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कुछ कह रहा हूं। अपने विचार इस पर भी रख दीजिए पद्मश्री आलोक मेहता जी। बिल्कुल रोज रख रहे हैं। आप तो हमारे बड़े हैं, आपको पढ़ करके बड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ बोले आप केशव मौर्य के ऊपर कुछ बोले आपको पंजाब का कमजोर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं दिखाई दे रही आपको। बिल्कुल दिख रही है, रोज बोल रहे हैं। एक एक विधायक अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो 5 किलो राशन से जनता बिक जाएगी। क्या जनता बिकाऊ है? बिकाऊ नहीं है, उसको जरूरत है। कमजोर हो गए हैं। अरे सुरेंद्र भाई, 5 किलो बहुत होता है। हमारे बड़े हैं ठीक है। और किसी से सवाल नहीं है। पवन अंबेडकर जी, पूछिए। पवन अंबेडकर के पास आऊंगा। कौन किसको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। पवन अंबेडकर जी, आप पूरे बुलेटिन में बोलते रहे, लेकिन अब मेरे सवाल पर बोलिए। क्या पूरी जनता की बात कर रहे हो वैसी, जो जहां भी जाते हैं वहां केवल मुसलमानों से शुरू होते हैं, मुसलमानों पे ही खत्म हो जाते हैं? राजीव जी, मैं एक चीज बिल्कुल आसान शब्दों में बता देना ये चाहता ओवैसी हूं तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है देश में, और पवन अंबेडकर उसके एजेंट है। आप ही आज एक बीच में मुसलमान मिलाने की बात करता है, हिंदू की बात करता है, बात करते हैं ये लोग, ये रजाकार लोग हैं, गुलाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने ऊपर गोलियां चलवाते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। जेड कैटेगरी से सिक्योरिटी नहीं ले पाते, ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि दोबारा करना है। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी से रली मिली कबड्डी अब आपकी नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं आप लोग, दलाल है आप लोग। एक बात तो तय हो गई है, एक बात तो तय हो गई है, जैसा मेरे वरिष्ठ आलोक जी ने पहले शुरुआत में कहा था कि वो गर्मी इस सर्दी में कहीं ज्यादा है। इस सर्दी में बहुत ज्यादा गर्मी है और खास तौर पर ये जो गर्मी है ये बयानों में झलक रही है। ये इस स्थिति में झलक रही है कि पहले फेज की वोटिंग में 58 सीटें 11 जिले किसके हक में वोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे दर्शकों ने आप सभी को सुना, आप सभी को समझा और जाना उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से, क्योंकि कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीतने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया, और जिसने देश जीतने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया सत्ता उसी के हाथ में आने की बात तय हो गई। तो कुछ कुछ गर्मी उत्तर प्रदेश से निकलती हुई दिख रही है, मुद्दों की गर्मी है, लेकिन गंभीरता अगर बनी रहेगी जनता की बात जरूर होगी। देश का सवाल में आज फिर इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त।